हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी पे और ऑलरेडी हम जियोमॉर्फोलॉजी पे 3 लेक्चर ले चुके हैं। आज हम उसके आगे देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में कि क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है यानी स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने फिगर दिख रहा होगा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, कैसी है, उसी के बारे में हम लोग आज क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर जो भूपटल पे हमें कोई भी जो घटनाएं हो रही हैं या कोई भी चीज़ है वो दृष्टिगत है तो उसको देखने में क्या होती है, आसानी होती है। लेकिन जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में है जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसके बारे में जानना बहुत ही मुश्किल या कठिन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उतना सरल भी नहीं है। तो आज हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं द कोर नाम से एक मूवी बनाई गई थी। ठीक है, ये हॉलीवुड की मूवी है, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप लोगों को जरूर ये मूवी देखनी चाहिए, द कोर। इसमें बताया गया है कि आपका जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है वो कैसा है, या उसमें किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ी उत्पन्न होती है तो उससे हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आप लोग ये मूवी जरूर देखिएगा, द कोर। सोर्सेस टू स्टडी द इंटीरियर अर्थ। ठीक है, यानी जो हमारा अर्थ की आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम कैसे जानेंगे। तो इसके बारे में जानने की हमारे पास दो सोर्स हैं, एक है डायरेक्ट सोर्स और एक है इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स का मतलब ये होता है जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, और इनडायरेक्ट सोर्स का मतलब वो होता है जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं, बल्कि केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। तो डायरेक्ट सोर्स में क्या सम्मिलित है, वॉल्केनो। ठीक है, यानी ज्वालामुखी। यानी जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जो उसके आंतरिक भाग में गलित चट्टानें होती हैं जिसको हम बोलते हैं मैग्मा, और जब वही चट्टानें हमारे धरातल के ऊपर आ जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। तो बेसिकली जब वो नीचे रहेगा धरातल के तो उसको मैग्मा बोलेंगे, जब वो ऊपर आ जाएगा तो उसको लावा बोलेंगे। तो जब लावा धरातल के ऊपर आता है तो उसकी हमने क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और इससे जान सकते हैं कि हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, कैसी है। ये रहा आपका पहला सोर्स। दूसरा है जो कि धरातलीय चट्टाने हैं, उसको भी देखकर आप बता सकते हैं, थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि चट्टाने क्या होती हैं। चट्टाने भी धरातल के आंतरिक भाग से आने वाला जो मैग्मा होता है, ठीक है, उसी से निर्मित होती हैं। तो चट्टानों को भी देखकर आप बता सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो जरूर बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जो धरातलीय संरचना है यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो कैसी है। तीसरा है ड्रिलिंग के माध्यम से आप पृथ्वी के अंदर क्या कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं, और उससे भी थोड़ी बहुत मात्रा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका डायरेक्ट सोर्स। अब आइए देखते हैं इनडायरेक्ट सोर्स कौन कौन से होते हैं। इनडायरेक्ट सोर्स में पहला है आपका टेम्परेचर। ठीक है, क्या है, टेम्परेचर। जब स्टडी किया गया तापमान पे पृथ्वी के आंतरिक भाग में तो प्रत्येक 32 मीटर धरातल के नीचे जाने पर 1 डिग्री क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। तो इसका अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, तापमान बढ़ता जाएगा। लेकिन ये बात पूर्णतया सत्य नहीं है कि अगर आप कंटिन्यूअस 32 मीटर लगातार नीचे जाते रहेंगे तो आपका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो पृथ्वी का जो आपका रेडियस अगर देखा जाए, त्रिज्या देखा जाए, तो लगभग 671 किलोमीटर है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर प्रत्येक 32 मीटर गहराई पे जाने पर तापमान हमेशा अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता रहेगा तो इतनी गहराई पे जाने पर तापमान कितने हजारों लाखों डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और उस अवस्था में कोई भी जो है वस्तु जो है वो उस अवस्था में नहीं रह सकती, यानी पृथ्वी हमारी पूरी क्या हो जाती, एकदम मोल्टन फॉर्म में आ जाती। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर से हमें जानकारी मिली, लेकिन उतनी जानकारी नहीं मिली जितनी की हमें जरूरत है। दूसरा है आपका प्रेशर यानी दबाव। दबाव से कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि धरातल के नीचे जैसे जैसे जाते हैं जो दबाव होता है वो लगातार बढ़ता जाता है। तो इससे एक आइडिया ये लगा कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है यानी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे दबाव बढ़ेगा। तो जो ऊपर की आंतरिक परतें वो नीचे क्या डालती हैं, दबाव डालती हैं। साथ ही साथ इससे भी पता चलता है कि जब नीचे आप गए और दबाव बढ़ रहा है
तो नीचे जो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं पाए जाते हैं वो क्या है, वेट में कम है, और जो नीचे एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो घनत्व में यानी जो घनत्व है उनका वो ज्यादा है, जिसके कारण आपका दबाव लगातार नीचे जाने पर बढ़ता जाता है। तो इससे भी थोड़ा बहुत क्या हमें मिली, जानकारी मिली। तीसरा है आपका सिस्मिक एक्टिविटीज, यानी जो भूकंपीय घटनाएं होती हैं उससे भी हमें क्या हुआ, पृथ्वी के बारे में जानकारी मिली, और सबसे जो सटीक जानकारी दी वो इसी जो क्या ने सिस्मिक वेव्स ने ही हमको क्या दी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सटीक जानकारी दी। हालांकि जो भी आपको बताया जा रहा है एक रिसर्च का काम है, इस पे अभी भी काफी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये पूर्णतः मान लेना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसी है, ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि अभी भी इस पे लगातार रिसर्च हो रहे हैं, ठीक है। और जो रिसर्च हो चुका है उसी को आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो सिस्मिक एक्टिविटी से कैसे जानेंगे, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। होता क्या है कि पहले ये जानिए कि भूकंप क्या है। भूकंप का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में जब कंपन उत्पन्न होता है तो उससे क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से विमुक्त ऊर्जा होती है। वो जो एनर्जी निकलती है किसके फॉर्म में, लहरों के फॉर्म में, तो उसी को क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं, ठीक है। और जो लहरें निकलती है उसको क्या बोलते हैं, भूकंपीय तरंगे बोलते हैं। मुख्यतः हमारे जो पृथ्वी है उसमें 3 तरह की भूकंपीय तरंगे निकलती हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1 पी वेव्स क्या होती हैं, पी वेव्स, इनको हम प्राइमरी वेव्स भी यानी प्राथमिक तरंगे भी बोलते हैं, ठीक है। ये तरंगे ऐसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये होता है कि इनमें जो गति होती है, ठीक है, इनमें जो गति होती है तो जो इनके जो पदार्थों के कण होते हैं उनकी इस दिशा में गति होती है। यानी इनमें जो पी वेव्स होती हैं, आपकी प्राइमरी वेव होती है, वो कैसे चलती हैं, वो आगे पीछे चलती है, इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। यानी इनमें जो गति होती है वो जो पदार्थों के कण होते हैं, ठीक है, उनकी किस दिशा में, उनके आगे पीछे की दिशा में क्या होती है, गति होती है। और इनका नेचर कैसा होता है, इसी रूप में होता है। इनको किस तरंग के नाम से जानते हैं, इनको साउंड वेव्स के नाम से भी जानते हैं। यानी इनका जो नेचर होता है वो ध्वनि तरंगों के समान होता है, ठीक है। और एक बात ये है कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में चल सकती है। इनकी एक प्रकृति आपको ये भी याद रखनी है कि इनकी गति कैसे होगी, तो अणुओं जो आपके पास पार्टिकल है उसके आगे पीछे की दिशा में गति होगी, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा गया, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हुआ, इस दिशा में। उसके बाद इनको साउंड वेव्स भी बोलते हैं क्योंकि इनका नेचर ध्वनि तरंगों की भांति होता है। तीसरी बात इनमें जानना जरूरी है कि ये सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड, द्रव और गैस तीनों फॉर्म में क्या कर सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं। ये रहा पी वेव के बारे में जानकारी। और साथ ही साथ जो इनकी स्पीड होती है वो लगभग 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ये भी आपको जानना जरूरी है। दूसरी जो वेव्स है उसको सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एस वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ये कैसे चलती है, होता है कि जो ये गति करती हैं इनके कणों की दिशा के लंबवत दिशा में इनकी गति होती है, यानी ये ऐसे ऐसे चलती हैं, ठीक है। किस रूप में, इस फॉर्म में चलती हैं, ठीक है। और इनका नेचर कैसे होता है, इनका नेचर लाइट के जैसा होता है, यानी प्रकाश तरंगों के भांति होता है। लेकिन ये केवल सॉलिड में ही चल सकती हैं, लिक्विड और गैस में क्या हो जाती हैं, जो एस तरंगे होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। आपको उनका नेचर जरूर याद रखना है, क्योंकि अगर नेचर नहीं याद करेंगे तो सारा का सारा मैटर खराब हो जाएगा, क्योंकि इनके नेचर के आधार पे ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें सटीक जानकारी प्राप्त हो सकी है, ठीक है। तीसरी वेव है उनको हम एल वेव भी बोलते हैं, इनको लव तरंगे बोलते हैं, ठीक है। ये धरातल के सबसे ऊपरी सतह पे चलती हैं और इनका भी फॉर्म कैसा होता है, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। इस फॉर्म में ये चलती हैं, इसीलिए क्या होता है कि ये सबसे क्या होती हैं, विनाशकारी होती हैं। जब हम भूकंप पढ़ेंगे तो इनके बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि सिस्मिक बेस कितने प्रकार की होती हैं और उनका नेचर क्या होता है। आगे इन्हीं के बेस पे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे, ठीक है। और जानकारी हमें मीटेओरॉइड से मिलती है, ठीक है, जो उल्कापिंड होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, ठीक है, अगर ब्रह्मांड में छोटा सा पार्ट मान लें हम लोग हमारे सौरमंडल को, तो जो हमारे सौरमंडल की रचना हुई है लगभग उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो उल्कापिंड पृथ्वी पर बाहर से आकाश से आ जाते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाए तो उनकी संरचना के आधार पे हम बता सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की संरचना कैसी है, ठीक है। साथ ही साथ एक क्या है, ग्रेविटी के आधार पे भी आप बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जितने भी बातें आपको यहाँ पर बताई गई है डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्सों में, इनमें जो सबसे प्रमाणित सोर्स माना गया है वो माना गया है सिस्मिक एक्टिविटी को। बाकी जो सोर्स हैं वो पृथ्वी के इतने भारी यानी इतने बड़ा होने के कारण, इनका व्यास इतना ज्यादा होने के कारण बाकी के जो ये आपको जितने
भी एलिमेंट्स बताए गए हैं, ये सब इसके सामने क्या है, गौड़ है यानी द्वितीय है। ठीक है, तो ये रहा आपके सोर्स के बारे में। सोर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये आपसे क्या है एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हीट जनरेशन एंड ट्रांसफर इन द अर्थ, यानी अर्थ के अंदर जो है आपका हीट कैसे उत्पन्न होता है, उसका क्या कारण है, यहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि धरातल के अंदर हीट कैसे उत्पन्न होता है। तो इसके दो प्रमुख कारण है, ठीक है, जिसमें पहला क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, जिनके क्षय होने से क्या होता है, बहुत सारी क्या मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है, और उसी ऊर्जा से क्या है हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरा है कन्वर्ट ग्रेविटेशनल एनर्जी। आपको पता होगा कि कोई भी बॉडी होती है, ठीक है, तो उसके पास क्या होता है, अगर वो जो कोई भी बॉडी जो मास धारण करती है, यानी जिसके पास द्रव्यमान होता है, उसके पास क्या होती है, ग्रेविटी होती है। अब आपको अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का जो व्यास है, ठीक है, लगभग 12,000 किलोमीटर है, तो इतने बड़े आकार में पृथ्वी के पास कितना बड़ा क्या होगा, ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी। ठीक है, क्या होगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी। तो ये ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होती है ये कोर में सबसे ज्यादा होती है। तो कोर में जाने, कोर जैसे जैसे आप कोर की तरफ जाते हैं तो जो एनर्जी होती है ये किसमें कन्वर्ट होती रहती है, थर्मल एनर्जी में। इसीलिए कोर के पास पहुंचते पहुंचते आपके पास जो टेम्परेचर होता है बहुत क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। यानी जो आपकी ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, थर्मल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। इससे भी हमारी पृथ्वी को क्या मिलता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और पृथ्वी को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। यानी इन दो सोर्स से हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊर्जा का जनन होता है। तीसरा एक ये है प्लेनेटरी एक्रीडिशन माना जाता है, यानी ग्रहीय अभिवृद्धि। यानी जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो लगातार परत दर परत का इस पे क्या होती, लेयर चढ़ रही थी, तो इससे क्या होता है, कंप्रेशन होता है, और कंप्रेशन के कारण भी कुछ ना कुछ एनर्जी हमको प्राप्त होती है, यानी पृथ्वी को मिलती है। तो ये 2-3 सोर्स हैं पृथ्वी के पास एनर्जी की, यानी ऊष्मा जनन की। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, ठीक है, कि जो इसकी आंतरिक संरचना है वो कैसी है। इसमें एक एक करके बहुत सारे विद्वान थे, बहुत सारी थियरी है, उसको ही हम बात करते हैं। पहला बात करते हैं एडवर्ड सोयस की, कि एडवर्ड सोयस का क्या जो है मत था हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो एडवर्ड सोयस महोदय ने क्या बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो 3 प्रकार की परतों से निर्मित है, जिसमें उन्होंने पहला परत का बताया, ठीक है, जो सबसे ऊपरी लेयर थी, यानी इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी की सबसे आउटर लेयर है उसको उन्होंने क्या नाम दिया, क्रस्ट। क्या नाम दिया, क्रस्ट, यानी भू प्रॉपर्टी, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, चलते फिरते हैं, ठीक है, घूमते टहलते हैं। ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया, ठीक है, कि जो इसके बाद वाला परत है उसको इन्होंने बताया सियाल। ये वाला जो लेयर बताया इसको बताया क्या, इसका नाम दिया सियाल। यानी इसका निर्माण किससे हुआ है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम से। ठीक है, जो तीसरी परत इन्होंने बताया ये वाली परत, इसको उन्होंने क्या बताया, सीमा। क्या बताया इन्होंने, सीमा। ठीक है, सीमा का मतलब ये हुआ कि इसका निर्माण सिलिका और किससे हुआ है, मैग्नीशियम से हुआ है। जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत थी, ठीक है, उसको उन्होंने क्या बताया, उनको उन्होंने बताया निफे। निफे का मतलब हुआ इसका निर्माण किससे हुआ है, निकिल और फेरम, यानी लोहे से। तो एडवर्ड सोयस महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों, 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा था। क्रस्ट को जो है बताया जाता है, इसी में शामिल कर लेते हैं, किसमें, सियाल वाले पोर्शन में। ठीक है, तो इन्होंने 3 भागों में बांटा, किसमें, सियाल, सीमा और निफे। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि एडवर्ड सोयस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, सियाल, सीमा, निफे। सियाल का मतलब क्या होता है, सीमा का मतलब क्या होता है, और निफे का मतलब क्या होता है, यही बात आपको यहाँ पर जाननी थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा जो मत है वो है सिस्मिक वेव्स के आधार पे। ठीक है, क्या है, भूकंपीय तरंगों के आधार पे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पे बांटा गया इसको 3 भागों में। जो पहला लेयर बांटा गया
उसको बोला गया लिथोस्फीयर। क्या बोला गया? लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, ठीक है, जिसकी मोटाई कितनी है 100 किलोमीटर है और इसका एवरेज डेंसिटी यानी इसका औसत घनत्व कितना है 3.5, ठीक है। यानी जो पृथ्वी की जो सबसे पहली लेयर बताई गई किसके अनुसार, ये ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मिक भूकंपीय तरंगों के आधार पे, तो इसको इन्होंने 3 भागों में बांटा गया। पहला है लिथोस्फीयर, ठीक है, ये 1000 किलोमीटर क्या है मोटा है और उसके बाद इसकी एवरेज डेंसिटी कितनी है 3.5। दूसरा बांटा गया पायरोस्फीयर में, क्या बांटा गया पायरोस्फीयर में, ठीक है, जो कि कितना था लगभग 100 किलोमीटर से लेकर 2780 किलोमीटर और जो इसकी एवरेज डेंसिटी थी वो कितनी थी 5.6, कितनी थी 5.6। तीसरा बांटा गया बैरिस्फीयर, बैरिस्फीयर की जो मोटाई थी वो कितनी थी 2800 किलोमीटर से लेकर 6371 यानी पृथ्वी के कोर तक और इसकी एवरेज डेंसिटी कितनी थी 8 से लेकर 11। इससे यहाँ पर ये पता चलता है कि जैसे जैसे आप आंतरिक भाग में जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी क्या हो रही है लगातार बढ़ रही है और डेंसिटी बढ़ने का कारण क्या है इससे पता चलता है भूकंपीय तरंगों से, ठीक है। अभी और आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ने का कारण क्या है, इसके 2 मत थे। पहला मत ये बोला कि लगातार जैसे आप पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो जो ऊपरी परतें हैं पृथ्वी की उसका दबाव डाला जाता है, ठीक है, यानी ऊपरी जो लेयर है वो पृथ्वी के आंतरिक लेयर पे क्या करती हैं दबाव डालती हैं, इसलिए इसका घनत्व क्या है लगातार पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व बढ़ता जाता है। लेकिन जब दूसरा विद्वान का मत आया तो उन्होंने पहले वाले विद्वान के मत को काट दिया। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में नियम है, आप घनत्व के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी अगर उस पर आप प्रेशर डाल रहे हैं दबाव डाल रहे हैं तो एक सीमा तक तो उसका जो वो बढ़ेगा, लेकिन एक सीमा ऐसी आएगी कि आप कितना भी प्रेशर डाल दें उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो दूसरा जो मत था उन्होंने पहले वाले मत का खंडन किया और ये बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे गहराई पे जाते हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ने का कारण पृथ्वी के जो बाहरी परतें उसका दबाव नहीं है बल्कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ ऐसे जो है मैटर पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो पदार्थ क्या है अपने आप में ही भारी है जिसके कारण घनत्व क्या है लगातार बढ़ता जाता है। और यही बात क्या है सही भी है क्योंकि ये बात हमने एडवर्ड स्पेस में भी देखा, उन्होंने भी बताया था कि जो पृथ्वी की सबसे लास्ट लेयर है, ठीक है, तीसरी परत है जिसको उन्होंने निफे बोला था, उसमें किसकी मात्रा बताई थी ज्यादा, निकिल और फेरम की। तो ऑलरेडी निकिल और फेरम जो है जो ऊपरी परत है सियाल और सीमा वाला यानी सिलिका और एल्युमिनियम से क्या है भारी है। तो यहाँ पर ये बात क्या होती है प्रूफ होती है। तो हमको सिस्मिक वेव में केवल इतना जानना है कि कितनी लेयर है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ऑर्डर याद रखना है, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरिस्फीयर, इसको हिंदी में अगर याद रखना है तो स्थल मंडल और बैरिस्फीयर, यही आपको याद रखना है, इसके आगे कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। तो ये रहा सिस्मिक वेव्स के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं रिसेंट व्यू क्या है, जो नई थियरी आई वो क्या है। नई थियरी आई इन सब दोनों थियरी के बाद, स्पेस महोदय के बाद जो आपका ये आया क्या कहते हैं सिस्मिक वेव्स आया, उसके बाद एक नई थियरी आई, ठीक है, उसको रिसेंट व्यू दिया गया जिसको बोला गया अभिनव मत, हिंदी में बोलते हैं। ये क्या था, जो पूर्व में विद्वान आए, ठीक है, जैसे स्पेस आए और कई विद्वान आए, उनकी थियरी को और साथ ही साथ जो सिस्मिक वेव्स थी उन दोनों थियरी को क्या किया गया, मर्ज किया गया और कुछ विद्वान आए उन दोनों थियरी को मर्ज करके एक नई थियरी दिया और उसको क्या बोला गया रिसेंट व्यू यानी अभिनव मत। किसके बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। तो जो ये नया मत है ये कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इन्होंने क्या बांटा, 3 भागों में बांटा। पहला बांटा क्रस्ट, दूसरा बांटा मेंटल और तीसरा बांटा कोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पृथ्वी का आउटमोस्ट लेयर है सबसे बाहरी परत है, ठीक है, इसको इन्होंने कहा क्रस्ट, जो दूसरा परत है उसको बताया मेंटल और तीसरा परत है उसको क्या बताया कोर। अब आइए हम एक एक करके देखते हैं कि क्रस्ट क्या है, इसकी विशेषता क्या है, मेंटल क्या है और कोर क्या है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि वेव्स का नेचर कैसा है, क्योंकि जो थियरी दी गई है उसमें सिस्मिक वेव्स भी मिला हुआ है और पुराने विद्वानों के मत भी मिले हुए हैं। तो वेव्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे, उनके नेचर को ध्यान में रखेंगे, तभी आप इस थियरी को समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्रस्ट के बारे में कि क्रस्ट क्या है, इसकी मोटाई क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है इट इज 1% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी पूरे पृथ्वी के अगर आयतन को देखा जाए तो उसका मोर देन 1% लगभग क्या है क्रस्ट है, यानी पूरा जो वॉल्यूम देखा जाए पृथ्वी का तो उसका 1% लगभग क्या है
क्रस्ट है एंड लेस देन 1% ऑफ इट्स मास, यानी पृथ्वी का जो पूरा द्रव्यमान है, ठीक है, क्या है, पूरा द्रव्यमान है, उसका अगर देखा जाए तो क्रस्ट कितना परसेंट है, लगभग 1% है। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान का मतलब यही होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन अ पार्टिकल आर ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं मास। जैसे ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जिनसे मिलकर क्या है, बना है। तो इसी पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, जो इसका अमाउंट है, जितने भी पार्टिकल्स हैं इसमें 1000, 2000, लाख, उसी को इसका क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी वस्तु अगर आप पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका मास परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि ये पेन है, अगर इसको आप चंद्रमा पर लेकर जाएंगे तो वहां पर भी ये पेन ही रहेगा, कोई चीज बदल नहीं जाएगा, ठीक है। तो मास क्या होता है, यानी अमाउंट ऑफ मैटर इन अ पार्टिकुलर और ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी किसी भी जो है ऑब्जेक्ट में उसके पार्टिकल्स कितने हैं, अमाउंट उसका कितना है, उसी को बोलते हैं मास। तो पूरे पृथ्वी के मास का लगभग 1% से भी कम क्या है, आपका क्रस्ट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रस्ट कितना पतला होगा, ठीक है। एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट कितना है, 30 से 50 किलोमीटर, यानी जो इस क्रस्ट की मोटाई बताई जाती है, ये अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं। आपको एवरेज में याद रखना है कि इसकी मोटाई एवरेज में लगभग कितनी मानी गई है, कहीं पर 30 किलोमीटर, कहीं पर 50 किलोमीटर मानी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं कि लाइटर फेल्सिक्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, सिलिकेट रॉक्स सच एज ग्रेनाइट मेक अप द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी जो आपको क्रस्ट के बारे में बताया गया है, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो आपका कॉन्टिनेंट का क्रस्ट है, यानी स्थल मंडल का क्रस्ट है, ठीक है। क्रस्ट दो तरीके के होंगे, एक सागरीय क्रस्ट होंगे, मरीन, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट होंगे, और एक क्या होगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ये किससे बने हुए हैं, लाइटर एलिमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं, ये बने हैं एल्युमिनियम से बने हैं, ठीक है, और कुछ ग्रेनाइट्स भी इसमें हैं। तो ये किससे बने हुए हैं, लाइटर एलिमेंट से बने हुए हैं, कौन, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई जो होती है वो ओशियनिक क्रस्ट से ज्यादा होती है, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई लगभग मानी जाती है, कहीं पर जो है 70 किलोमीटर मान ली जाती है, कहीं पर 40 से 50 किलोमीटर माना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना। ऑन द अदर हैंड द ओशियनिक क्रस्ट इज मेड ऑफ द थिक, यानी माइफिक आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकेट, इग्नियस रॉक्स लाइक बेसाल्ट, यानी ये कह रहा है कि जो आपका ओशियनिक क्रस्ट है वो किससे मिला है, वो भारी तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कौन कौन से हैं, इसमें मैग्नीशियम और फेरम, ठीक है, यानी मैग्नीशियम और आयरन से मिलकर बना हुआ है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हल्के तत्वों से बना हुआ है और ओशियनिक क्रस्ट भारी तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसकी मोटाई जो मानी जाती है वो मानी जाती है लगभग आपका, बहुत मानी जाती है, तो 10 से लेकर 25 किलोमीटर के बीच में मानी जाती है। और वहीं पर आपका कॉन्टिनेंट का कितना माना जाता है, लगभग 40 से 70 किलोमीटर माना जाता है, ठीक है। द एवरेज डेंसिटी इज 3.5, यानी जो आपका क्रस्ट है उसकी मोटाई, उसकी जो उसका औसत घनत्व है वो लगभग कितना है, 3.5 है, ठीक है, क्या है, 3.5 है। तो इतनी बातें आपको क्रस्ट के बारे में जानने की जरूरत है। और देखिए यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, इसको हमें देखते चलना है, ठीक है। इस फिगर में ये दिखाया गया है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला आपका ये सबसे ऊपरी, ये वाली जो लेयर है इसको क्या बोला गया है, सबसे ऊपरी लेयर है इसको क्रस्ट बोला गया है, ठीक है। वहीं पर बताया गया है कि जो कॉन्टिनेंट में क्रस्ट होगा वो मोटा होगा और जो ओशन में होगा वो क्या होगा, पतला क्रस्ट होगा। आपको मोटाई भी बताई गई है और दोनों की क्या है, खनिजीय बनावट में अंतर है, यानी जो आपका ओशियनिक क्रस्ट होगा भारी होगा और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा वो क्या होगा, हल्का होगा। एक बात ये जानने की जरूरत है कि यहाँ कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका क्रस्ट है, ठीक है, वो किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो जो आपका क्रस्ट है उसमें सबसे अधिक पाया जाता है नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 सिलिका, नंबर 3 एल्युमिनियम, नंबर 4 आयरन और नंबर 5 कैल्शियम। इस बात को आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है, इसका क्रम याद रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में इसका क्रम ही पूछेगा। जो आपका ये क्रस्ट है उसमें कौन कौन से क्या पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं। तो पहले ऑक्सीजन, दूसरा सिलिका, तीसरा एल्युमिनियम और चौथा आयरन, पांचवा कैल्शियम। इसकी मात्रा आपको याद हो या ना याद हो, लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए क्रम। बस वैसे ऑक्सीजन की मात्रा आपको याद रखनी है, लगभग 46.6 यानी 47% पाया जाता है। तो इतनी जानकारी रही किसके बारे में, क्रस्ट के बारे में। अभी हम और इसके बारे में आगे देखेंगे, यही यहाँ पर इतना ही जानते हैं। तो ये हमारा रहा क्रस्ट के बारे में। अब क्रस्ट के बाद जो दूसरी लेयर थी उसका क्या नाम था, मेंटल। अब आइए देखते हैं कि हमारा मेंटल कैसा है, ठीक है।
आ गया दूसरा क्या आपका मेंटल, क्रस्ट के नीचे क्या है जस्ट मेंटल है। मेंटल के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो थिकनेस है वो लगभग कितनी है 50 से लेकर 2900 किलोमीटर, यानी अगर आप ये यहाँ पर देखें ध्यान से तो इसकी थिकनेस लगभग कितनी है, ये 50 किलोमीटर से लेकर लगभग कितना है 2900 किलोमीटर, यानी ये बहुत ही क्या है मोटा है क्रस्ट की तुलना में। आगे देखते हैं कंटेन्स 80% ऑफ टोटल वॉल्यूम, यानी ये पूरे पृथ्वी के आयतन को अगर 100 मान लिया जाए तो उस आयतन का लगभग 83% अकेले कौन धारण करता है, मेंटल धारण करता है। ठीक है, इस बात को याद रखना कि कई बार एग्जाम में आपसे यूजीसी के पूछा जाएगा कि बताइए सबसे ज्यादा अमाउंट कौन धारण करता है, क्रस्ट मेंटल कोर। तो भले ही अमाउंट ना पूछे कि 83, लेकिन सबसे ज्यादा कौन धारण करता है मेंटल, यानी 100 में से आप क्या है 83% अकेले कौन है मेंटल है। ठीक है, एंड 68% ऑफ द टोटल मास अर्थ, यानी पूरे अर्थ के मास को अगर 100 मान लिया जाए तो उसमें से 68% अकेले किसका है मेंटल का, यानी मास के रूप में भी ये ज्यादा है और ये किसके रूप में ज्यादा है आप टोटल वॉल्यूम के रूप में भी ज्यादा है। ठीक है, द मेंटल हैज बीन फॉर्म्ड लार्जली ऑफ सिलिकेट मिनरल्स रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, यानी अभी आपने देखा था जो क्रस्ट बना था, ठीक है, वो हल्के तत्वों से मिलकर बना था, और जो मेंटल है क्रस्ट की तुलना में थोड़ा भारी तत्वों से मिलकर बना है, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है आयरन एंड मैग्नीशियम से हुआ है। ये भी आपको पॉइंट क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, कि मेंटल का निर्माण किससे हुआ है आयरन एंड मैग्नीशियम से हुआ है। इसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, वो 3.3 से 5.5 के बीच में चेंज होती रहती है, क्योंकि लगभग इसकी मोटाई कितनी बताई गई है आपको 50 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक। तो इसमें जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो कहीं पर इसकी डेंसिटी 3.3 है, कहीं पर 3.4 है, यानी 3.3 से लेकर 2900 किलोमीटर तक कितना है 5.5 है, कितना है 5.5 है। ठीक है, एक बात और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों वेव्स को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाया गया है, दोनों वेव्स को दिखाया गया है। अब मान लीजिए ये आपका जो है क्रस्ट है, ये आपका क्रस्ट था, लगभग मान लेते हैं 50 किलोमीटर का था। ठीक है, और आपका यहाँ से लेकर 2900 किलोमीटर तक, यानी लगभग यहाँ तक आपका क्या है मेंटल है, ये यहाँ तक क्या है इसके बाद मेंटल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पी वेव्स की वेलोसिटी को दिखाया गया है, यहाँ पर एस वेव्स की वेलोसिटी को दिखाया गया है। तो जैसे जैसे पी वेव्स नीचे आती है, इसकी देखिए स्पीड लगातार क्या हो रही है 2900 किलोमीटर तक बढ़ती जाती है। ठीक है, और एस वेव को भी दिखाया गया है कि एस वेव भी लगातार जैसे नीचे आती है, कहीं कहीं पर आपको फ्लक्चुएशन दिखेगा, वो बाद में बताया जाएगा कि फ्लक्चुएशन का कारण क्या है। यहाँ पर भी देखिए कई बार आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर जैसे जैसे नीचे आते हैं एस वेव तो लगातार एक ही जो है वेग से आ रही है, लगभग 6.5 या 7 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से। लेकिन जो पी वेव्स है वो देखिए लास्ट में कितना हो गया है, लगभग इसका जो वो वेग है वो बढ़कर कितना हो गया है 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। इससे ये बात पता चली कि जो आपका क्रस्ट है, ठीक है, उसका घनत्व कम है और जो आपका मेंटल है उसका घनत्व ज्यादा है। घनत्व ज्यादा है क्यों, क्योंकि जो क्रस्ट का निर्माण हुआ है वो हल्के तत्वों से हुआ है और जो मेंटल का निर्माण हुआ है वो भारी तत्वों से हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो ये पी वेव्स का और एस वेव का नेचर है, वेव्स का नेचर होता है यदि वो समान, यानी वो एक ही तरह के जो है संगठन से निर्मित चट्टानों से जब वो गुजरते हैं तो उनकी स्पीड लगातार क्या होती जाती है बढ़ती जाती है। इससे ये पता चला कि जो आपका मेंटल है वो क्रस्ट की तुलना में क्या है भारी तत्वों से निर्मित है, क्योंकि इसका जो है घनत्व क्या है मेंटल का ज्यादा है। जब घनत्व ज्यादा है तो भारी तत्वों से मिलकर बना है। यही इससे क्या होता है प्रूफ होता है किससे, पी वेव्स और एस वेव, यानी जो आपकी भूकंपीय तरंगे है उससे यही बात प्रूफ होती है कि मेंटल का निर्माण हुआ है वो क्रस्ट की तुलना में भारी तत्वों से हुआ है। क्यों, क्योंकि इनकी स्पीड लगातार देख रहे हो क्या होती है 2900 किलोमीटर तक बढ़ती जाती है। ठीक है, ये बात यहाँ तक आपको जाननी थी। अब हम लोग किसके बारे में देखते हैं, कोर के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, कोर के बारे में। कोर के बारे में जानने से पहले हम लोग जो अभी तक पढ़े क्रस्ट और मेंटल, इससे संबंधित कुछ और सूचनाएं हैं जो आपको देना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उसके बारे में भी हम यही जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोर के बारे में। हमको ये देखना है कि लिथोस्फीयर क्या है और स्टेनोस्फीयर क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
फिगर आपको दिख रहा होगा, ये है आपका जो सबसे ऊपरी लेयर है, ये है आपका क्रस्ट, ये है आपका मेंटल। ठीक है, मेंटल को भी बाद में दो भागों में बांटा गया। ठीक है, वो बताया जाएगा आपको आगे। इस मेंटल को भी बाद में दो भागों में बांटा गया, अपर मेंटल, ठीक है, और लोअर मेंटल। ये क्यों बांटा गया इसको आपको अगली स्लाइड में बताया जाएगा कोर के बाद। उसी प्रकार कोर भी दो भागों में डिवाइड है। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा क्रस्ट था, ठीक है, क्या था, क्रस्ट था, उसकी मोटाई अमूमन कितनी थी, औसत 50 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ 50 किलोमीटर से ये 2900 किलोमीटर तक आपका क्या है, मेंटल है। अभी हमने बताया कि मेंटल को भी लगभग मेंटल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल। तो जो 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर से लगभग 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल है, और 700 लेकर 2900 किलोमीटर तक क्या है, निचला मेंटल है। ठीक है, तो जो ये आपका ये क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट और जो अपर मेंटल का अगर हम 150 किलोमीटर, कितना, 150 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक आपका क्या है, आपका है अपर मेंटल। तो इस अपर मेंटल में से अगर 150 किलोमीटर हम और ले लेते हैं तो इसकी मोटाई जो ऊपर बन जाती है, ये लगभग बन जाती है 200 किलोमीटर। ठीक है, कितनी बन जाती है, 200, यानी 150 किलोमीटर आपका अपर मेंटल का भाग और 50 किलोमीटर लगभग आपका क्रस्ट का भाग। तो इसकी मोटाई कितनी हो गई, 200 किलोमीटर हो गई। इसी 200 किलोमीटर को हम, जो मोटाई है आपकी ऊपर से लेकर, क्रस्ट से लेकर नीचे तक, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। स्थल मंडल की मोटाई लगभग कितनी है, 200 किलोमीटर, जिसमें क्या शामिल है, लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ द क्रस्ट एज वेल एज द अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। ठीक है, यानी इसमें क्रस्ट पूरा शामिल है आपका 50 किलोमीटर, और जो आपका अपर मेंटल है उसका ऊपरी भाग लगभग 150 किलोमीटर। तो 150 ये और 50 किलोमीटर ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 200 किलोमीटर। इसकी मोटाई है किसकी, लिथोस्फीयर, यानी एवरेज थिकनेस कितना है इसका, 200 किलोमीटर। यानी 200 किलोमीटर वाला जो ऊपरी भाग है आपका, जिसमें क्या शामिल है, अपर, पूरा आपका क्रस्ट शामिल है, और साथ ही अपर मेंटल का ऊपरी भाग, इसी को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, यानी स्थल मंडल। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मान लीजिए आपका हो गया 200 किलोमीटर स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। ठीक है, और इसी ये जो लिथोस्फीयर है आपका, ये बहुत छोटे और बड़े पीसेस में डिवाइड, बटा हुआ है, टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, कहीं कोई टुकड़ा बहुत बड़ा है, कोई टुकड़ा बहुत छोटा है। ठीक है, मान लीजिए ये बड़ा टुकड़ा है, ये सब छोटे टुकड़े हैं, और इसी जो लिथोस्फीयर के जो पीसेस हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं, जिसको हम लोग आगे अच्छे से और पढ़ेंगे। बस आप इतना यहाँ जान लीजिए कि प्लेट क्या है। प्लेट क्या है, ये लिथोस्फीयर के छोटे बड़े क्या हैं, टुकड़े हैं, पीसेस हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एक प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट हो गया, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारतीय या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, पैसिफिक प्लेट हो गया, बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटें हैं, जैसे नजका प्लेट हो गया, ठीक है, फ्यूजी प्लेट हो गया। तो ये जो प्लेट है वो क्या है, इसी लिथोस्फीयर के क्या है, छोटे बड़े क्या है, टुकड़े हैं। अब ये हो गया आपका 200 किलोमीटर लगभग क्या हो गया, लिथोस्फीयर, यानी स्थल मंडल। अब इस स्थल मंडल के नीचे, ठीक है, लगभग इस स्थल मंडल के नीचे जो आपका अपर मेंटल है, उसमें 300 से 400 किलोमीटर तक का जो एरिया है, ये क्या है, सेमी लिक्विड अवस्था में है। यानी अपर मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो लगभग किस अवस्था में है, 300-400 किलोमीटर तक सेमी लिक्विड अवस्था में है। और इसी सेमी लिक्विड अवस्था वाले भाग को क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। यानी ये जो आपका लिथोस्फीयर हो गया 200 किलोमीटर, ठीक है, और इस 200 किलोमीटर के नीचे आपका क्या है, एस्थेनोस्फीयर। यानी अगर ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, ये हो गया मान लीजिए मेंटल वाला, क्योंकि क्या है, सेमी लिक्विड अवस्था में है, तो इसी को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर। इसको हिंदी में भी एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, इंग्लिश में भी एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और इसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर आपकी क्या है, लिथोस्फीयर है, जिसकी मोटाई कितनी है, 200 किलोमीटर है। और ये जो आपका लिथोस्फीयर है, ठीक है, लिथोस्फीयर हमने बताया कि बहुत छोटी बड़ी टुकड़ों में बटा हुआ है, ये आपका लिथोस्फीयर हो गया, ये बहुत छोटे बड़े टुकड़ों में बटा हुआ, जिसको प्लेट कहते हैं। और यही प्लेट इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक उसी प्रकार जैसे पानी में नाव। यानी हम लोग जिस भी प्लेट पे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, भले ही बहुत ही माइन्यूटली मूव कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, किसके ऊपर, इसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एस्थेनोस्फीयर क्या है
और आपका लिथोस्फीयर क्या है, प्लेट क्या है, कैसे हम इस पे मूव कर रहे हैं। क्योंकि लिथोस्फीयर किस अवस्था में है, सेमी लिक्विड अवस्था में। और ये क्यों है, अभी हमने आपको जब एनर्जी फॉर्मेशन बताया था अर्थ के अंदर, तो इसमें एक कारण क्या बताया था, रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो जो ये अपर मेंटल का ये वाला भाग है, ऊपरी भाग है अपर मेंटल का, लगभग 200 से 300 किलोमीटर, यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा है। और जब रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा है तो उससे एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हुई। एनर्जी जब ज्यादा रिलीज हुई तो अपने आसपास के वो मटेरियल जो थे उसको क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। उसको क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। और इस रूप में जो आपका स्टेनोस्फीयर था वो किस अवस्था में आ गया, गलित अवस्था में आ गया, अर्ध गलित अवस्था में आ गया, सेमी लिक्विड अवस्था में आ गया। और इसी को क्या बोला गया, आपका बोला गया स्टेनोस्फीयर। और इसी स्टेनोस्फीयर से निकलने वाली जो कन्वेक्शनल करंट है, आप आगे और अच्छे से पढ़ेंगे उसको। यहाँ जो ये सेमी लिक्विड अवस्था में है, जब ये ऊपर क्या डालती है, लिथोस्फीयर पे प्रेशर डालती हैं। और जहां भी जो है ये लिथोस्फीयर कमजोर पड़ता है, उसी से हमारा जो ज्वालामुखी उद्गार वाली घटनाएं होती हैं इसी लिथोस्फीयर से होती है, ना कि पृथ्वी के आंतरिक कोर से होती है। तो इतनी जानकारी आपको क्या करनी है, रखनी है। इसलिए हम आपको लिथोस्फीयर भी बता दिए और स्टेनोस्फीयर भी बता दिए, और इसका नेचर भी आपको हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं कोर की। अगर हम कोर के इसको अगर पहले बता देते तो आपको समझ में नहीं आती कि भाई ये क्रस्ट क्या है, लिथोस्फीयर क्या है और आपका मेंटल क्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिथोस्फीयर क्या है, स्टेनोस्फीयर क्या है, इसकी अवस्थिति कहाँ है। अब हम बात करेंगे कोर की, किसकी, कोर की, ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक आंतरिक जो सबसे निचली परत है, अगर ऊपर से देखा जाए तो वो क्या है, कोर है, ठीक है। द कोर इज मेड ऑफ वेरी हैवी मटेरियल, ठीक है, मोस्टली कंपोज्ड ऑफ निकेल एंड आयरन। यानी जो आपका कोर है वो बहुत ही भारी तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अधिकांशतः कौन से तत्व हैं, निकेल और आयरन, यानी निकेल और आयरन, ठीक है। थिकनेस इसकी कितनी है, लगभग 2900 से लेकर 6361 किलोमीटर। यानी आपका जो 2900 किलोमीटर है, यहाँ तक क्या था, ऊपर आपका क्रस्ट था, मेंटल था। और 2900 से लेकर लगभग कितना, 6371 किलोमीटर तक क्या है आपका, ये आपका है कोर, ठीक है। वॉल्यूम इज 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम एंड मास इज 32% ऑफ द टोटल मास। यानी जो इसका वॉल्यूम है वो पूरे अर्थ को अगर 100 मान लिया जाए तो उसका क्या है, 60% है। और अगर मास को 100 मान लिया जाए तो उसका लगभग कितना है, 32% है। अगर एग्जाम में आपसे कभी पूछेगा कि सबसे अधिक वॉल्यूम किसका है, तो नंबर 1 मेंटल, नंबर दूसरा कोर, नंबर तीसरा क्रस्ट। अगर पूछेगा मास सबसे ज्यादा किसका है, तो पहला है मेंटल, दूसरा है कोर, तीसरा है क्रस्ट। इसको भी आपको क्रम याद रखने की जरूरत है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, द कोर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यानी जो आपका कोर है वो 2 भागों में क्या है, विभाजित है, जिसको कहते हैं आउटर कोर और इनर कोर। इसका कारण क्या है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। बस केवल इतना जान लीजिए कि आउटर कोर क्या है और इनर कोर क्या है, ठीक है। विभाजन क्यों हुआ इसको हम बाद में बताएंगे अगले वाली स्लाइड में। ये देखिए जो 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर है, इसको पूरा कोर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक आपको अगर दिखाई विजिबिलिटी कम हो तो जान लीजिए कि यहाँ से 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक का जो एरिया है इसको बोलते हैं आउटर कोर। उसके नीचे वाले भाग को बोलते हैं इनर कोर। इसके नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, इनर कोर। अब आइए हम इस फिगर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। यहां तक आप देख चुके हैं कि मेंटल के बारे में जान चुके हैं कि मेंटल की प्रॉपर्टी कैसी है और उसमें वेव्स का जो ट्रेवल होता है वो कैसा है। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 2900 किलोमीटर के बाद आपकी एस वेव क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है। ये जो 2900 किलोमीटर के नीचे वाला हिस्सा है 6000 तक, यहाँ तक आपको एस वेव नजर नहीं आती है। और मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि एस वेव का नेचर कैसा है, वो केवल किस में चल सकती हैं, ठोस में चल सकती हैं, सॉलिड और ठोस में चल सकती हैं और गैस और लिक्विड में गायब हो जाती हैं। तो इससे पृथ्वी में, इसलिए जब यह पृथ्वी में देखा गया कि ये 2900 किलोमीटर से 51 से 50 किलोमीटर के बीच में गायब हो गई है, तो ये माना गया कि 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक जो आपका पृथ्वी का आंतरिक कोर है, यानी कोर को 2 भागों में बांटा गया, आउटर कोर और इनर कोर। तो जो 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर के बीच में एस वेव गायब हो गई। और एस वेव का नेचर कैसा है कि ये लिक्विड में नहीं चल सकती है। तो ये माना गया कि आपका जो आउटर कोर है वो किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है, ठीक है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जैसे आप 2900 किलोमीटर से ये थोड़ा सा नीचे आते हैं, वैसे जो पी वेव का जो ये है क्या कहते हैं स्पीड है, वो लगातार क्या हो गई है, कम हो गई है। क्या हो गई है, कम हो गई है। इसको आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए
जो इसकी स्पीड है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। क्योंकि अगर जो पी वेव्स है वो चलती है तीनों में, लेकिन उसका सबसे अधिक वेग किस में होता है, ठोस में होता है। जैसे वो लिक्विड में पहुंचती है, गायब तो नहीं होती है, लेकिन उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पी वेव भी बताती है और एस वेव भी बताती है कि ये जो 3000 किलोमीटर के बाद वाला जो एरिया है, ठीक है, वो किस अवस्था में है, वो आपका किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, तो इसकी जानकारी किसने दी, वेव्स ने दी। ठीक है, कि ये लिक्विड अवस्था में है और ये नीचे वाला भाग किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। अच्छा, इसका कारण क्या था कि ये लिक्विड में है और नीचे वाला किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। जबकि अभी इसके ऊपर आपने देखा कि पूरा का पूरा मेंटल यानी जो सबसे ऊपरी भाग है वो थोड़ा सा अर्ध सेमी अवस्था में है, बाकी पूरा मेंटल ठोस है। बीच में क्यों ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो ये बताया गया कि जैसे जैसे नीचे आते गए हैवी एलिमेंट्स होता गया और उस एलिमेंट्स के कारण जो पृथ्वी का सबसे कोर था उसकी डेंसिटी इतना ज्यादा हो गई। आपको पता है फिजिक्स में एक रूल होता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे यानी प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डेंसिटी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे क्या होता है, किसी भी जो आपके पास मटेरियल है यानी कोई भी एलिमेंट्स है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी लोहा अगर सामान अगर देखा जाए अवस्था में अगर वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वो मेल्ट हो जाता है, तो अगर उस पर प्रेशर डाला जाएगा तो हो सकता है वो 2000 सेंटीग्रेड पे भी क्या हो, मेल्ट ना हो। तो यहाँ पर कि यहाँ पर हैवी एलिमेंट्स पाए जाते थे, यहाँ पर जो दबाव था, प्रेशर था, वो इतना अधिक था कि तापमान ज्यादा होने के बावजूद भी ये किस अवस्था में बना रहा, ठोस अवस्था में बना रहा। क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपको कोर में बताया गया था कि जो आपकी डेंसिटी होती है वो कितनी हो जाती है, लगभग 13.5 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 13.5 हो जाती है। और यहाँ तक डेंसिटी कितनी रहती है, 5.5, ठीक है, 5.5 रहती है। तो जो आउटर कोर है, आउटर कोर के पास क्या हुआ कि यहाँ पर जो मटेरियल पाए जाते थे उतने हैवी नहीं थे जितना कि इनर कोर में, इसलिए यहाँ तापमान जो है क्या हो गया, प्रेशर के ऊपर हावी हो गया। कौन भारी पड़ा, तापमान भारी पड़ गया किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर। इसलिए जो यहाँ पर के मैटर थे वो सारे क्या हो गए, जल्दी क्या हो गए, मेल्ट हो गए और आपका आउटर कोर क्या हो गया, लिक्विड अवस्था में हो गया। तो इतनी बातें आपको जाननी है। यहाँ से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्टेटमेंट फॉर्म में तो आप फंस सकते हैं कि इनर कोर कैसे सॉलिड है, आउटर कोर कैसे लिक्विड है। तो ये तापमान और दबाव वाला सारा का सारा क्या है, खेल है, और इसको आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा एक स्लाइड और देखते हैं, उसमें ये बात करेंगे कि ये डिवीजन जो किया गया आउटर कोर इनर कोर, मेंटल में आउटर मेंटल और अपर मेंटल लोअर मेंटल, ये क्यों किया गया, चलिए देखते हैं। जब जो आपके वेव्स थी उनका नेचर देखा गया कि आपको दिखाया गया था फिगर में कि वो कहीं कहीं पर क्या करती थी, फ्लक्चुएट करती थी। तो जहां पर भी वो फ्लक्चुएट करती थी तो इससे क्या हुआ कि कुछ विद्वान थे, उन्होंने उनके फ्लक्चुएशन का कारण जाना, उनके फ्लक्चुएशन का क्या किया, कारण जाना। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा क्या है, आपका क्रस्ट है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, पूरा का पूरा मेंटल है, आपका क्या है, कोर है। क्या है, कोर है। जब पी वेव और एस वेव दोनों ट्रेवल करना स्टार्ट की तो जैसे वो यहां तक पहुंची, ठीक है, तो उनकी स्पीड लगभग समान थी। पी वेव्स की अपनी जो स्पीड थी ऊपरी भाग तक वो समान थी, एस वेव की जो भी स्पीड रहेगी वो समान नहीं होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग वेग से चलती हैं। लेकिन जैसे यहाँ पहुंची, ठीक है, यानी इस वाले पार्ट में पहुंची, वैसे उनमें क्या हो गया, उनके वेग में परिवर्तन हो गया, उनके वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इसकी जो खोज की थी वो पहली बार की थी कोनार्ड नाम के विद्वान थे। ठीक है, इसीलिए क्या किया, एक यहाँ पर रेखा बना दी गई किसके बीच में, अपर क्रस्ट और लोअर, इसके बीच में ये हो गया आपका अपर क्रस्ट यानी यूसी, ये हो गया आपका लोअर क्रस्ट यानी एलसी। ठीक है, तो इस विद्वान ने ये बताया, इस विद्वान ने क्या क्या देखा कि जो तरंगे हैं पी वेव्स और एस वेव, उनके नेचर में यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ के बाद यहाँ में परिवर्तन आ गया। तो उसने इसका कारण हुआ, तो कारण उसको ये पता चला कि यानी जो आपका क्रस्ट है इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो किसी दूसरे प्रकार के खनिजीय तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और जो उसका निचला हिस्सा है वो दूसरे प्रकार के खनिजीय तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और इसकी खोज की थी कोनार्ड महोदय ने, इसीलिए इसको क्या बोला गया, एक डिसकंटिन्यूटी नाम दिया गया, यानी असंबद्धता नाम दे दिया गया। ठीक है, असंबद्धता का मतलब क्या है, संबंध नहीं है, यानी असंबंध है। ठीक है,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो पहली डिसकंटिन्यूटी आपकी क्या हो गई, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ये किसके बीच में पाई जाएगी, तो अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में पाई जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं लोअर क्रस्ट से लेकर अपर मेंटल तक। ये आपका हो गया अपर मेंटल, ये हो गया आपका लोअर मेंटल। ये क्यों बांटा गया, ठीक है, वह क्या कि अब आप देखते हैं कि लोअर क्रस्ट के बाद तरंगे कहाँ इंटर करती हैं, अपर मेंटल में, यानी इसमें इस वाले भाग में मेंटल के इंटर करती हैं। तो जैसे ये क्रस्ट मेंटल में इंटर करती हैं, फिर इनके व्यवहार में क्या आता है, चेंज आता है। और इसकी खोज अब किसने की थी, इसकी खोज की थी मोह नाम के विद्वान ने। इसीलिए जो आपका लोअर क्रस्ट है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका लोअर क्रस्ट है और ये आपका क्या है, अपर मेंटल है। क्या है, अपर मेंटल है। इसको इस रूप में भी बोल सकते हो या डायरेक्ट ऐसे बोल दो कि ये आपका पूरा क्रस्ट हो गया, पूरा क्या हो गया, मेंटल हो गया। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी का निर्माण हुआ, या क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी का निर्माण हुआ। उसका नाम क्या दिया, डिसकंटिन्यूटी। क्या नाम दिया गया, मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब जैसे ही आप अपर मेंटल से नीचे आए, यानी इस वाले पार्ट से इसमें पहुंचे, फिर इन्होंने देखा, किसी विद्वान ने देखा कि तरंगों के व्यवहार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या पाई गई, डिसकंटिन्यूटी पाई गई अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। इसकी खोज किसने की थी, रेपेटी महोदय ने की थी। किसने की थी, रेपेटी महोदय ने की थी। इसलिए इस डिसकंटिन्यूटी का नाम रेपेटी कर दिया गया। और ये किसके बीच में है, ये अपर और लोअर मेंटल के बीच में है। ठीक है, अपर और लोअर मेंटल के बीच में है। जब तरंगे आपका लोअर मेंटल से किस में इंटर की, कोर में। ठीक है, किस कोर में, अपर कोर में इंटर की। तो फिर इनको क्या, किसी विद्वान को यहाँ पर तरंगों में व्यवहार में परिवर्तन देखा गया और इसकी खोज की थी गुटेनबर्ग नाम के विद्वान ने। ठीक है, गुटेनबर्ग नाम के विद्वान ने, जिसे हम बिचर्ट नाम से भी जानते हैं। कोई एक और विद्वान थे, दो विद्वान मिलकर खोजे थे इसको। ठीक है, तो गुटेनबर्ग बोलिए या बोलिए बिचर्ट बोलिए। ठीक है, तो एक डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में पाई गई, लोअर मेंटल और अपर कोर के बारे में। ठीक है, इसके बीच में पाई गई। ठीक है, और इसका नाम क्या दिया गया, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, यानी लोअर मेंटल और आउटर कोर, यानी लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में पाई गई। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मेंटल और कोर के बीच में पाई गई, दोनों बातें एक है। ठीक है, और उसके नीचे जब आए, अपर कोर से जब नीचे निचले वाले कोर में है, तो फिर किसी विद्वान को जो लहरें थी उसमें परिवर्तन देखने को मिला, और वो महोदय थे लेहमन महोदय। ठीक है, तो और इसलिए इस डिसकंटिन्यूटी का नाम दे दिया गया लेहमन डिसकंटिन्यूटी, यानी ये बिटवीन किसके, आउटर एंड इनर कोर के, यानी आउटर और इनर कोर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो लेहमन डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। इसको आपको याद रखना है, इसका क्रम याद रखना है। ये हर साल आपको एग्जाम में मिलेगा, ये पक्का आप जान लीजिए। ठीक है, हो सकता है किसी एग्जाम में पूरा दे दे, इधर मिलाने को दे दे, तो आपको ये अच्छे से फिगर के द्वारा समझना है कि पहले क्रस्ट को दो भागों में बांटेंगे, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। इसके बीच में कौन सा पाएगा, कोनार्ड पाया जाएगा। ठीक है, अब फिर आएंगे उसके नीचे मेंटल में आएंगे, मेंटल को भी दो भागों में बांटेंगे। फिर ये जो लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल है, इसके बीच में पाया जाएगा मोहो, या इसको ऐसे भी कह सकते हो क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ऐसे ही लगातार आप नीचे आएंगे और डिसकंटिन्यूटी बनती जाएगी। ठीक है, तो इस बात को आप करना है, याद रखना है। इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक्स भी आप याद कर सकते हैं हिंदी में, कमरे में गुल। क्या याद कर सकते हैं, कमरे में गुल। का से कोनार्ड, मा से मोहो, रा से रेपटी। ठीक है, गा से गुटेनबर्ग और ला से लेहमन। कमरे में गुल, तो ये आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इससे किसका, इसका क्रम। ठीक है, तो सेशन कैसा रहा, कैसा लगा आपको, ये पूरा आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ हो गया। ठीक है, इसको काफी मेहनत से स्लाइड को बनाया गया क्योंकि काफी बहुत लंबा चैप्टर है। बस इसमें आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और जो भी आपको फैक्ट बताए गए वो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। अगर आप इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं, चाहे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए या फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।